प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी थोड़ी परेशान कुन है। मसलन ख्वाजा आसिफ साहब ने कल कहा था कि ये मुज़ाकरात अब बंद कर देने चाहिए, होने नहीं चाहिए। आज भी उन्होंने बड़ी मायूसी का इजहार किया है और आज फिर उन्होंने वो लफ्ज़ दोहराया और उन्होंने कहा कि ये स्मोक स्क्रीन है, ये कुछ भी इसमें से निकलने वाला नहीं है। अब जो बातें इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि अब हमारी भी डिमांड्स हैं और हम भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के सामने मुतालबात की सूरत में रखेंगे। राना सनाउल्लाह साहब TORs की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कमीशन बनाना है तो फिर उससे पहले TORs की डिस्कशन करना पड़ेगी। PTI ने ऐसा लगता है कि अपना जो अल्टीमेटम था उसको नैरो डाउन करके सिक्वीज कर दिया है। यानी वो जो 31 जनवरी का टाइम दिया था, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, अगली ही मीटिंग में इसको नतीजा खेज होना चाहिए और जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। लेकिन क्या आज जो लेटेस्ट जो बयानात हमारे सामने आए हैं हुकूमती रहनुमाओं के, उसके नतीजे में क्या ऐसा लगता है कि एक ही अगली मुलाकात में वो नतीजा निकल सकता है जो PTI एक्सपेक्ट कर रही है, यानी जुडिशल कमीशन का क़याम? हुकूमत की बातों से तो लगता है कि शायद ये मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ NRO का शोर मचाया जा रहा है कि NRO मांगा जा रहा है, NRO मांगा जा रहा है, NRO नहीं देंगे। तो ये मामलात कहाँ जा रहे हैं? इससे कुछ निकलने वाला है भी या सिर्फ वक्त ज़ाया हो रहा है? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास भप्पी साहब, आज आपने बड़े हंगामा खेज इजलास में शिरकत की है, बल्कि हंगामा आराई का हिस्सा बने आप। ये अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो ये क्या स्ट्रैटेजी है? आप अगर हाउस ही नहीं चलेगा ना कौमी असम्बली, कल भी वॉकआउट कर दिया कौमी असम्बली से, सेनेट में भी आज आप प्लेकार्ड उठाकर लाए हुए थे, तो ये आप नहीं समझते कि इससे माहौल खराब हो रहा है, मुज़ाकरात का माहौल? तो फिर कैसे बनेगा? देखिए खान साहब, एक तो याद रखिएगा, जो असेंबली और सेनेट है उसका अपना एक बिजनेस है पड़ा, वो अपनी जगह चल रहा है। उसमें अपोजिशन का एहतजाज, प्रोटेस्ट, नारे, तकरीरें, ये उसका हिस्सा है। ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये नहीं हो सकता। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज कम अज़ कम मैं इमरान खान साहब की फ़ोटो लेके अपने पास लेके बैठा था और नेशनल TV पे जहाँ इमरान खान का नाम लेना मना है, जहाँ उसकी फ़ोटो चलाना मना है, जहाँ उसके बयान पे पाबंदी है, नेशनल के ऊपर इमरान खान साहब की फ़ोटो नजर आ रही है, तो सारी दुनिया देख, वो पता नहीं लगा उनको उस वक्त। वो लाइव चल गया तो समझ नहीं लग सकी। बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट इतनी स्पेस निकल रही। बाकी आज जो हमारा मेन प्रोटेस्ट है वो तो एजाज चौधरी के नाम के ऊपर है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि आज यूसुफ गिलानी साहब ने उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी के बहुत बहादुरी का काम किया, लेकिन उस ऑर्डर की जिस तरह पंजाब हुकूमत ने तहकीरी की, उसको डिस्ग्रेस किया कि जी हम नहीं भेजेंगे। अब चेयरमैन सेनेट फेडरेशन का चौथा बड़ा नुमाइंदा है, वो ऑर्डर कर रहा है कि जी मेरे सेनेटर को आप भेजिए, मेरा सेशन हो रहा है। पंजाब हुकूमत कह जी मैं हम नहीं भेजते, तो उसकी बेइज्जती किसकी? उन्होंने डिस्ग्रेस चेयरमैन सेनेट को किया। उसने कंटेम्प्ट को बेसिस जो लगी है वो हाउस के ऊपर कंटेम्प्ट लगी, तो हमने उसके लिए प्रोटेस्ट किया एजाज चौधरी के हवाले से। और फिर उसमें ऑटोमेटिकली हमारा जो मेन था वो ऑब्वियसली 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन था, जो वहां पे हमारे जो सियासी वर्कर्स जो शहीद हुए, तो उसके वाले से हमने नारे मारे और अपनी बात को पहुंचाया ताकि आवाम को पता था वो वर्कर्स कोई यतीम थोड़े थे, कोई लावारिस थोड़े थे। और फिर तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन, एजाज चौधरी, उन सब के लिए आवाज बुलंद की। अब इसके लिए हमें कहा जाए कि क्योंकि मुज़ाकरात हो रही हैं और ये चीजें ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपने फंडामेंटल राइट्स तो कम से कम पीछे स्टेप बैक नहीं कर सकते। एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाना, इसको समझा जा रहा था कि ये CBMs हैं, चलें कुछ चीजें बेहतर होना शुरू हुई हैं, लेकिन आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर फिर कर दिया, हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं थी? पहली दफा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुआ। इससे पहले मिर्जा अफरीदी साहब हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे, सादिक सिनानी साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया था। मिर्जा अफरीदी डिप्टी चेयरमैन थे, हमने ऑब्वियसली हमारी पार्टी से तो उन्होंने कहा तो उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। उस वक्त भी पंजाब गवर्नमेंट ने यही किया था। अब हमें कम से कम 7-8 महीने लगे गिलानी साहब को कन्विंस करते हैं, काइंड इनफ, इट वाज द ग्रेस ऑफ हिम कि उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया, नोइंगली कि शायद पंजाब आज उनका इम्तिहान है। और आज पूरा का पूरा हाउस गिलानी साहब के पीछे खड़ा है कि सर आप इसको इंप्लीमेंट कराएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। और मैं एक चीज़ और कह दूं, कहीं हमारी हुकूमत से गलतियां हुई होंगी प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से, मैं आपको और मैं लोगों को कहता हूं कि उस वक्त कई ऐसी चीज़ जो हमने सबक वी लर्न दी हार्ड वे, पर इसका ये मतलब नहीं कि आज इस वक्त इनके साथ ये किया जाए, कल ये वक्त फिर तब्दील होगा। और मैंने तमाम सेनेटर्स को कहा, आज हम जेल में हैं, कल आप लोग भी जेल में जा सकते हैं। आज जिस किस्म का रवैया हमारे साथ बढ़ता जा रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। लेट्स स्टैंड अप। वो 75 साल का एक बुजुर्ग है, उसको हार्ट अटैक हुआ है, पिछले 1.5 साल से नाकर्दा गुनाह की सजा में उसको कोट लखपत जेल में डाला हुआ है। ही इज मतलब वो बहुत फेल्ड है, लेकिन किसी को रहम नहीं आ रहा क्योंकि हमारी अनाज जो है ना रगड़ के सेनेट से इस हवाले से आप लोगों के किसी डेलीगेशन ने या किसी ने जाके बात भी की है कि ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं आप अपने ऑर्डर पे अमल दरामद करवा सकते? गिलानी साहब से हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है शिबली फराज साहब और अली जफर साहब की दोनों की मुलाकात हुई है। आज हमारी पूरी पॉलिटिकल पार्टी ने जाना था, लेकिन इत्तफाक के बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग आ गई, तो गिलानी साहब ने कहा कि मैं ऑर्डर पे इंप्लीमेंट कराता हूँ, आप इजलास में चलें। तो कल पूरी पॉलिटिकल जमात, हमारी पूरी पॉलिटिकल पार्टी गिलानी साहब के दफ्तर में जाएगी और उन्हें कहेंगे कि सर
अगर हमें आप पे भरोसा है, आप हिम्मत करें, एक तो स्टैंड तो ले। देखिए अल्टीमेटली आज गिलानी साहब फेल हो गए तो ये आपका फेडरेशन का हाउस फेल हो जाएगा। मैं एज अ सेनेटर अपने आप पे शर्मिंदगी फील करूं, मेरी औकात क्या है? मतलब एक प्रेसिडेंट, आईजी प्रेसिडेंट पंजाब का, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। होम सेक्रेटरी पंजाब हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, वो कहते नहीं मानता, जाओ चेयरमैन सेनेट जहां से आएगा। ये डिस्ग्रेस तो उनकी है, हम उनके पास पीछे रैली करेंगे। लेट्स आई होप कि वो स्टैंड करेंगे। आई एम श्योर गिलानी साहब जिस तरह ग्रेसफुल आदमी है, आई एम श्योर कि वो इस दफा कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकालेंगे। सही है। पप्पी साहब ये बताइए, मुज़ाकरात की हम बात कर रहे थे, मुज़ाकरात का अगली एक ही निशस्त में नतीजा खेज हो जाना या इसकी तवक्को करना आपके ख्याल में ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं है इस लिहाज से कि अगर जुडिशल कमीशन बनना है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उसके TORs डिस्कस होंगे, दायरा उसके लिए एक चीज ज्यादा निशस्तें लग सकती हैं, आप चाहते हैं कि नहीं, जो निकलना है अब एक ही निशस्त में निकलना चाहिए, अनफेयर डिमांड नहीं है आपकी? असद खान साहब, इशू ये है कि 2 पहले निश्चितें हो चुकी हैं और जो हमारी 2 डिमांड्स हैं वो पहले दिन से, ये आज पहला दिन नहीं, उन्होंने कहा जी आप रिटर्न में लेके आए, पहली दफा नहीं, दूसरे अब हम रिटर्न में भी दे देंगे उनको। आपको भी तो ये फैसला करने में 2 हफ्ते लगे ना कि रिटर्न में देनी है। अच्छा, अब जैसे आप वेरी फ्रैंकली कि रिटर्न में मांगने का मकसद क्या था, चले हम दे देते हैं, उनको पता तो हमने मांगना, अब अल्टीमेटली इस पर जहन बनाएंगे। अब जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जिसकी TORs ले आए, अगली बार TORs ले आएंगे, फिर क्या होगा? ये हर दफा एक नया प्रपोजल आता जाएगा। पॉइंट ये कि गवर्नमेंट को कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस दिखाना नहीं, देखिए ना, मगर आप एक दफा अपने तौर पर तो आपको एक छोटा सा फैसला करने में 2 हफ्ते लग रहे हैं, दूसरी तरफ आप हुकूमत से तवक्को कर रहे हैं कि बड़ा फैसला करने के लिए आप एक ही मीटिंग में कर कोई एक कम से कम हमारे 2 मेन शर्तें, कोई एक पहली मीटिंग में मान लेना। जो तीसरी नशिस्त आ रही है, हमारे जो सियासी असीरान है उनको रिहाई कर दे। वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, 9 मई के केसेस में एजाज चौधरी को रखना या डॉक्टर यास्मीन राशिद को रखना या मियां महमूद रशीद या शाहमूद कुरैशी साहब को रखना, ये कहां की मंतक है? जिनके ऊपर 9 मई का एक एक ब्लफ्ड केस है, कम से कम उन्हीं को जाने दे। और हमने खान साहब के वाले से कहा मत छोड़े खान साहब। आज हुकूमत अगर चाहे कि शाहमूद कुरैशी साहब को जेल में नहीं होना चाहिए, हुकूमत क्या करेगी? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेगी? वेरी फ्रैंकली अलकादर ट्रस्ट में हुकूमत ने क्या करना था? ये जो जजेस हैं, ये किसके ताबे हैं? ये किसकी बात सुन रहे हैं? आज जज साहब हुकूमत को चाहिए कि जज कोई कॉल करे कि नहीं आप इनको फैसला सुना दे ना। देख 302 के मुजरिम को जमानत मिल जाती है। ये डिमांड तो आपको अदालत में करनी चाहिए, तो शाम ना कि आप तो आपके ख्याल में जो जज साहब हैं वो हमारी सुन रहे हैं? वो आप 9 मई का केस क्या होगा? 176 होगा, 171 होगा, तोड़ फोड़ होगी, दहशतगर्दी होगी। दहशतगर्दी की अदालत में लोगों को जमानत, अब 1.5 साल से अगर जमानत नहीं मिल रही तो अदालत यकीनन किसी की ताबे है, वो अपने माइंड से काम नहीं कर रही। सो गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस ही कम कर ले कोर्ट को। अब अलकादर ट्रस्ट के ऊपर जो जज साहब है फैसला क्यों नहीं सुना रहे? मतलब अगर वो इतना ओपन एंड शट केस है, जैसे हुकूमत कह रही है, जज भी सेशन जज है, सुनने को भी कोर्ट अडियाला जेल के अंदर जा रहा है, फैसला सुना क्यों नहीं देता? ये कौन सा पहली दफा है कि आपने तोशाखाना के केस में हमारी सजा सुनाई नहीं थी? उस वक्त तो खान साहब मौजूद नहीं थे, बुशरा आपा मौजूद, सुना दे। लेकिन डर लगता है ये सुना दिया तो वो एक नेशनल नैरेटिव, इंटरनेशनल नैरेटिव है ना कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट PTI से कर रहे हैं, वो सबुटाज हो जाएगी। और अगर स्पेयर कर दिया तो फिर अल्टीमेटली ये हो जाएगा कि खान साहब आजाद हो, क्यों फिर रखेंगे इस तरह। तो दोनों साइड पर अब इनको डर लग रहा है कि सुनाना है कि नहीं सुनाना, पता नहीं बाहर इंटरनेशनल लोग जो है उसको कैसे देखेंगे। 10 साल की सजा सुनानी है, 14 साल, ये डिसाइड हो रहा है। देखिए यहां फैसला पहले सोचा जाता है, केस बाद में आता है। अब तो शखाना 2 आ गया, यार इमरान खान पे केस बनाना है तो शखाना 2 कर देते। अल्लाह माफ करे कि ये ना हो कि इद्दत के वाले से केस आ जाए, अल्लाह माफ करे कोई ऐसे केस। आपकी बात मान ली जाए कि ये फैसला सुनाने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है और फैसला लिखा जा चुका है कि जी इमरान खान साहब को सजा सुनानी है, बुशरा बीबी को सजा सुनानी है, तो क्या दिक्कत है उन्हें सजा सुनाने में? मैंने आपको कहा ना, एक इनका नैरेटिव है कि वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ एंगेज कर रहे हैं। अगर 10 साल की सजा आएगी तो जो नैरेटिव इंटरनेशनली उन्होंने बिल्ड किया है, जहां जहां ये जवाब दे हैं, जिस जिसको जवाब दे उसको क्या कहेंगे? 10 साल की सजा दे दी। इनको पता हो किस किस को जवाब देते हैं, जो जो इनको मिलने के लिए आती है, जिनको ये मिलने के लिए जाते हैं। कहीं ना देखें, हम कुछ जजीरे में नहीं रहते, पाकिस्तान को दुनिया से दूर नहीं है। आप जो कुछ करेंगे उसका इंटरनेशनल रेपरकशंस आते हैं। अभी आपके पास जो पाबंदियां लगी, कहीं ना कहीं दुनिया देख रही है। अब जो 14 लोग शहीद हुए, आपके ख्याल में किसी को पता नहीं है कि डी चौक पे कहां पे किसने गोली किसको मारी होगी? एवरीबडी नोज एवरीवन। सो आपको ये फैसला करते प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा इशू और भी है, अगर ये फैसला आ जाता है तो ऑब्वियसली फैसले में कुछ लिखना पड़ेगा ना कि भाई सजा 10 साल की इस वजह से दी है। वो चैलेंज होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल में बड़ा फर्क है। वो एक सेशन जज है जो कि अपनी मर्जी के ताबे लिखा, उसने जो लिख के देना। वहां इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में एक आला अदलिया का जज है, पता नहीं किसके पास फैसला चला जाए। वहां पे ऑब्वियसली सहाफी आप जैसे दोस्त भी होंगे, वहां वकील भी होंगे, वहां सवाल भी होंगे जवाब। और अगर वहां से ये फैसला नल हो गया, नलिफाई हो गया, तो अल्टीमेटली खान साहब को रिलीज करना पड़ा। अब 9 मई में सारी उम्र तो नहीं रख सकते।
अब आप ये चाहते हैं कि अगली जो मीटिंग होने जा रही है 16 तारीख को, उसमें जुडिशियल कमीशन बन जाए, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ये फरमा रहे हैं कि नहीं, इसका वो यानी उनकी बातों से लगता है कि वो इसका स्कोप को वसी करना चाहते हैं, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करना चाहते हैं, वो मिसाके मईशत पे बात करना चाहते हैं, वो एहतजाज का जो तरीक़ाकार है उस पर बात करना चाहते हैं। ये सारी बातें वो मुज़ाकरात में ज़ेर बहस लाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि एक मीटिंग में नतीजा निकले। देखिए, अगर नियत हो तो सब चीज का हल निकल सकता है। जुडिशियल कमीशन, हम अगर 2 मिनट एज्यूम कर लेते हैं, हम कहते हैं जुडिशियल कमीशन बनाए। हम क्यों कहते हैं ये? हमें कहते हैं कि 9 मई के जनाब कल्परेटर, अबैटर्स, फैसिलिटेटर, वो जो लफ्ज पता नहीं डिक्शनरी से कहां के जो हमने पहले कभी नहीं सुने, ये हमारी ढूंढ के लिए हम कहते हैं यार इसको इस तरह करते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट कर ले। किससे कराए? सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कराए। डर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी के ताबे नहीं है ना। कल को जब इन्वेस्टिगेट सवाल पूछेंगे किसने कहां कहा, इमरान खान कहां था, किसने उसको पकड़ा, किसने गिरफ्तार किया, ये सवाल उठेंगे, ये से डर लगता है। 26 नवंबर कहते हैं इन्वेस्टिगेट करें। इशू जो है कि गवर्नमेंट को खुद सेंस ऑफ फेयर है कि क्या इस टेरिटरी, अनचार्टेड टेरिटरी में जाना है या नहीं जाना। इन्वेस्टिगेशन अगर तो आप इतने क्लियर हैं कि इमरान खान वाकई 9 मई का मेन कल्प्रेट है, इमरान खान की वजह से 26 नवंबर को 14 लोग शहीद हुए, इन्वेस्टिगेट करें, हमें मुरद इल्जाम ट्राएं, माफी भी मांगेंगे, सजा भी ले लेंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेट नहीं करते फिर आप पे शक है। सो अगर नीयत साफ है तो आज कहते हैं हम बनाने को तैयार हैं, हमसे टीआरस पे बात कर लें, हमने कह दें कि यार ये टीआरस ये बना लेते हैं, हम उस पर बात कर लेते, उसमें हफ्ता और भी गुजर सकता है कि कह जी ठीक है, प्रिंसिपली एग्रीड, जुडिशियल कमीशन बनेगा, ये टीआरस होंगे, हम उस पर एग्री भी कर सकते हैं, हम डिसएग्री भी कर सकते हैं, हम 2 अपनी तरफ से दे देंगे, वो 2 उनके मान लेंगे, बट लेट्स मूव अहेड विद इट। और दूसरा क्या है कि जो हमारे केसेस हैं, आपने इमरान खान साहब के खिलाफ 200 केस हैं, 201 ना करें। हमारे जो लोग जिनकी जमानतों पे दरखास्तें चल रही है, अदालतों को इन्फ्लुएंस ना करें। इसमें कौन सा हमने एग्जेक्टिव ऑर्डर मांगे जो हमें माफ कर दे? हम माफी नहीं मांग रहे, हम एनआरओ डील नहीं मांग रहे, हम जमान पाक, बनी गाला, केपी के पेशावर अपना जेल में नहीं जाना चाहते। हम सिंपल कह रहे हैं हमारे जो केस हैं हमें लड़ने दें, अदालतों को अपने इन्फ्लुएंस ताबे से हटा लें, उनकी डिक्टेशन बंद करें, और जो हमारा मुकद्दर बनता है इन 200, 250, 500 केस इमरान खान पे लड़ने दें। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ। इन मुज़ाकरात के अलावा भी बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं हो रहे हैं, यकीनन हो रहे चाहिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हुकूमत में हैं, उनका ऑब्वियसली इनडायरेक्टली भी आपस में रब्ता रहता है, वो बात चल रही है। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ। अली मीन गंडापुर साहब उसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं। अली मीन साहब की ऑब्वियसली मुलाकातें रहती हैं क्योंकि गवर्नमेंट का पार्ट है, हमारी केपी के सीएम है, ऑब्वियसली किन लोगों से उनकी मुलाकात रहती है, तो बैक चैनल अगर उनकी डिप्लोमेसी कहीं चल रही है तो आई एम नॉट प्रिवी टू द इन्फॉर्मेशन, आई एम श्योर पॉलिटिकल कमेटी को भी अंदाजा नहीं, लेकिन यकीनन है और चल रही है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो है ना जी कि इतवार के दिन अली मीन गंडापुर के लिए दरवाजा खुल रहा है जेल का, अनप्रेसिडेंटेड इस लिहाज से कि एक आध मिसाल आपको कोई माजी में और मिलेगी, ठीक है, तो कुछ हो तो रहा है ना जी, होना, लेकिन इसमें कोई बुराई भी नजर नहीं आती। वेरी फ्रैंकली उसकी वजह आप कहते हैं हम अदालतों से अपने केसेस खत्म करा के छूटेंगे, फिर बातचीत भी कर रहे हैं। एक सीएम भी तो है ना, उसका अपना एक प्रोफाइल भी तो है। ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि सीएम केपी के है क्योंकि इमरान खान का इसलिए जेल नहीं, कोई अडियाला जेल को पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है ना। ऑपोजिशन लीडर जो है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का भी तो प्रोफाइल है ना, उसे नहीं मिलने दिया जाता जब तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट बैठा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन के लीडर, वो सिटिंग गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट केपी में गवर्नमेंट है ना, इसी वजह पिंडी में गवर्नमेंट नहीं है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी लेवल पे अगर उनका कहीं कांटेक्ट है और फैसिलिटेट वो गवर्नमेंट, और अगर हमारे दरमियान को रोल ऐसा आ रहा है तो मुल्क और कौम के लिए आपसे लार्ज कर रहे हैं, आप ये नहीं चाहते हैं कि ये पिक्चर बड़ी होकर दिखाई दे। जैसा कि मैं अब चले आपको ख्वाजा आसिफ साहब को सुनवाई देता हूं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी आप बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, सुनिए जरा। जो है मैंने कल भी परसों भी मैं बार बार ये इस बात करता हूँ कि केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनका राब्ता है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, लेकिन उस राब्ते को भी जो है ना ज़रा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, ऐसे रोड शोप डालने के लिए, रोब डाब डालने के लिए, शोशा करने के लिए आप उनके उस राब्ते को बढ़ा चढ़ा के बयान कर। मैंने अपनी आप स्टेटमेंट देख लें, मैंने आपको ये कहा कि हो सकता है उनका राब्ता हो, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर है तो ये अच्छा है। देखिए अगर कहीं से इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कोई स्पेस निकलती तो मैं क्यों कहूं, लेकिन और दुनिया में नहीं कहा जाएगा, आपके ओपोनेंट आप इसको डील नहीं कहेंगे। एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको पहले कहा इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम सब ने एक चीज के ऊपर एग्री किया, कोई ऐसी ऑफर जिससे ये डील का नतीजा नहीं, वो हमारी डिमांड नहीं है। अब ये दो जो डिमांड्स है इसमें क्या है, जुडिशियल कमीशन क्या एनआरओ है, क्या उसमें कोई डील का आंसर? भाई जुडिशियल कमीशन 9 में या 26 नवंबर, उसमें कौन सा एनआरओ है? और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई एज पर कोर्ट केसेस, बार दोबारा करूं, एट पर कोर्ट केसेस, ये नहीं कि एग्जेक्टिव ऑर्डर इमरान खान साहब नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं आप जो इस वक्त सेशन जज बैठा अलकादर वाला, उसको फैसला सुनाने दें जो मेरिट पे फैसला। खान साहब ने खुद कल कहा यार मेहरबानी करो सुना क्यों नहीं देते, 3 हफ्ते से हमारा सांस दबोच के रखा अलकादर, अगर इतना ओपन एंड शट है, इतनी बड़ी करप्शन है तो दुनिया को दिखाओ ताकि फैसला मैं भी। पार्टी में कुछ लोग समझते हैं कि फैसला नहीं सुनाया गया तो ये अच्छी बात है,
है? अगर वक्त गुजर जाए और चीजें बेहतर हों और फिर बरियत का ही फैसला आ जाए डायरेक्ट, फैसल चौधरी साहब बरियत वैसे कल सुनाने में हर्ज क्या था? ये तो बरियत का फैसला डिले करने से मुझे वैसे लग रहा है टेबल हैव स्टार्टेड टू टर्न, फजाओं को जो है ना वो रुख तब्दील ये लग रहा है ना कि अगर आज सुनाया जाएगा तो सजा होगी। अच्छा। मतलब फैसल चौधरी साहब की बात से तो ये लगता है कि अगर वक्त गुजर गया तो हो सकता है कि डायरेक्ट बरियत का फैसला सुना दिया वैसे फैसलों की वजह से कोई लोग छूटे हैं आज तक? क्या आपके ख्याल में 10 साल सजा हो सकती है तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस दोबारा नलिफाई नहीं हो सकता? तो उस फैसले कभी इमरान खान साहब को जेल में नहीं रख सकते और कोई चीज बरियत उनको बाहर निकाल सकती, ये मैटर नहीं करता। आज खान साहब 200 के 200 केसेस में आजाद हो जाएं, शायद उनको अडियाला से बाहर नहीं निकालने देंगे, क्योंकि अडियाला की चाबी जिसके पास है वो जब तक वो नहीं चाहेंगे वो चाबी खुल नहीं सकती। सेनेटर साहब, आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि मईशत ठीक नहीं हो रही जब आपकी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे आ गई है? That is the thing. आपके रेमिटेंसेस बेहतर हो रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं, क्यों आप इस बात पर? ये याद रखिए असदुल्ला खान साहब की जो इन्फ्लेशन की फिगर है, मैंने उस दिन इन्फॉर्मेशन की स्टैंडिंग कमेटी में भी कहा था जो वहां पे पैमरा के, मैं कि अगर फेक न्यूज चलाना मुझके ऊपर कानून है तो फेक न्यूज गवर्नमेंट पे भी लागू होती है। गवर्नमेंट नहीं, फेक न्यूज लगेगी। इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन का जो ग्रोथ था वो कंपैरेटिव टर्म्स में पिछले महीनों से कम है। अगर वो 40 पे जा रही तो अब 30 पे जा रही, फर्क तो है। लेकिन 40 से अगर वो 4% पे आ गई है तो फर्क तो पड़ा है। आप ये बताएं, अगर आटा सस्ता हुआ है तो क्या कोई बेकरी प्रोडक्ट सस्ते हुए? अगर महंगाई कम हुई तो क्या बिजली के रेट सस्ते हुए? क्या गैस के बिल कम हुए? कोई एक चीज आप बता दें जो आप अपने घर में इस्तेमाल जो सस्ती होगी। इन्फ्लेशन यही है ना, आप एक कॉमन आदमी है, आप जब दुकान पे जाते हैं कोई एक चीज आप बता दें कि मैं ये फलानी चीज लेके फलानी सस्ती होगी। आटा, कुछ सही बात है, आटा सिर्फ आटा इसलिए क्योंकि मरियम नवाज शरीफ से पंजाब के किसान का जो 70% इकॉनमी है उसका एक गंदम का थैला नहीं लिया। 4,000 रुपए मन का वादा किया गया था कि हम 20 लाख टन लेंगे और उसमें से एक टन नहीं खरीदा, वो 2500 रुपए में आज किसान रोल रहा है। आप एक साइड के ऊपर लोगों को शायद सस्ता आटा दे रहे हैं लेकिन वो 70% किसान है बर्बाद हो चुका है। हमारी गन्ने की फसल खत्म, हमारी कपास की फसल खत्म, हमारी चावल की फसल खत्म, हमारी गंदम खत्म। पंजाब का किसान झोली उठा उठा के इसकी बददुआएं कर रहा है जस्ट बिकॉज कि आप आटा सस्ता कर रहे हैं। दुनिया में आटा सस्ता नहीं क्योंकि यहां पे आपका गंदम, जो किसान की गंदम लेने वाला बंदा ही कोई नहीं। और एक चीज और बता दो, अभी अप्रैल में दोबारा नहीं गंदम आ रही, किसान को पता हो 2200 रुपए मन से ज्यादा गंदम नहीं बिकेगी क्योंकि मरियम नवाज शरीफ एक दाना भी नहीं खरीदेगी। कार्ड है, अभी आज ही मैं देख रहा था कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर खरीदी गई है, इससे जब के लिए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है जी। जब पंजाब में तो नहीं है तो फर्टिलाइजर क्या करेंगे? जब गंदम खरीदने वाला नहीं है तो क्या ये कमाएंगे नहीं तो पैसा कहां से लगाएगा? पिछले साल कर्जों के आधी से ज्यादा फ्लोर मिलें पंजाब में बंद हो चुकी हैं। किसान ने इस साल गंदम नहीं लगाई, वो मकई पे चला गया, वो और सेपरेट अपॉर्चुनिटी। एक वक्त आएगा कि आपके पास यहां पे शॉर्टेज, वीट की शॉर्टेज होने आनी है जस्ट बिकॉज कि मरियम थॉट कि जनाब गंदम नहीं खरीदूं शायद आटा सस्ता। वो हजूर आटा तो सस्ता हो गया पर किसान भी बर्बाद हो गया, किसान भी सस्ता हो गया। आप चलिए मान लीजिए कि आपके मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं, असीरान की रिहाई हो जाती है, इमरान खान भी बाहर आ गए, फिर क्या होगा? हुकूमत चल रही है, हुकूमत को आप किसी हुकूमत को धरनों से एहतजाज से खत्म तो नहीं कर सकते। दिल पे हाथ रख के कहिए कि इमरान खान एक शाम के लिए सिर्फ बनीगा ला के बैठ जाए, एक शाम के लिए। अगले दिन जो है ना ये कैसे ये गवर्नमेंट थर थर कैसे? आपने 126 दिन का धरना दिया था ना जी, हुकूमत तो नहीं चाहती एहतजाज से। इस दफा इमरान खान को धरना देने की जरूरत नहीं होगी। इस दफा खान साहब को किसी को कुछ कहने की जरूरत है, मेरे जैसे वर्कर खान साहब सिर्फ बैठ के इस्लामाबाद में कह दे कि जो कुछ उसके साथ हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम गोली से लेके जो उस पे चली थी, स्टार्टिंग फ्रॉम 9 मई जो उनके साथ हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम इद्दत केस जो बुशरापा के साथ डरा रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने छोड़ना है इमरान खान को। डरिए उस दिन से। ये कुछ सारी उम्र के लिए आप खान साहब को रेडियस आज नहीं तो कभी निकलेंगे जब उन्होंने आके अपनी आवाम से बात करनी है। आज आवाम रात को तहज्जुद में उसकी जिंदगी के लिए दुआ करती है। लोग हमारे हाथ चूमते हैं कि तुम इमरान खान के साथ खड़े हो। जब इतना एक्सक्लोज किस्म का पॉपुलैरिटी आपकी आ जाए ना, उसकी बात के ऊपर जो आप असर सोच नहीं सकते हो क्या सकता है। सो अब धरने चल रहे इमरान खान ने नहीं कर रहे। इमरान खान ने अपनी जबान से सिर्फ कहना है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो हो जाएगा। नहीं, वो क्या डिस्ट्रक्शन का रास्ता है? कुछ नहीं डिस्ट्रक्शन, एहतजाज का रास्ता। मैं सिर्फ आपको बता, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि हुकूमत जाती है अदम एतमाद से, जैसा कि हमने आपकी हुकूमत को जाते हुए देखा था। खान साहब शायद पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज बात करें कि यार हकीकी आजादी दे दो, जो इस मुल्क में नहीं है। ना जबान की आज़ादी है, ना बोलने की आज़ादी है, ना निकलने की आज़ादी है, ना एहतजाज की आज़ादी है, ना अपनी जमहूरियत में वोट डालने की आज़ादी है, ना इस मुल्क में अपना प्राइम मिनिस्टर आज़ादी है, ना चीफ मिनिस्टर लगाने की आज़ादी है। ये सारी की सारी आज़ादी किसी और के पास है। खान ने सिर्फ ये कहना है कि वो आज़ादी वापस इस कौम को दे दो जो इसका राइट है। इस पर शायद बहुत सारे लोग। बहुत शुक्रिया सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले जो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है गवर्नर साहब पेशावर में, जिसमें आप भी मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, वज़ीर दाखिला भी थे, आर्मी चीफ भी थे,
उसमें उसका एक जो मेन एजेंडा था वो खैबर पख्तूनख्वा में पीस जो है वो उसको इंश्योर करना था। लेकिन आपका जो बयान मैं आज पढ़ रहा था अखबार में, जिसमें आपने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं अली अमीन गंडापुर, वो अपने ज़िले में भी अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं कर सकते। तो इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद इतनी मायूसी अपनी सूबाई हुकूमत से, सर उसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें असदुल्ला साहब, बात यह है कि माजी में भी यहाँ पर ऑपरेशन हुए हैं। आप देखें कि जब 2008 से 13 तक हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों की, यहाँ पर ANP की हुकूमत थी, यहाँ पर ऑपरेशंस भी हुए, यहाँ पर सेटलमेंट भी हुई, चीज़ें भी हुई, कामयाब ऑपरेशंस भी हुए। और आप देखें कि वहाँ पर उस वक्त जो हुकूमत थी वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सियासी जमातों को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया हुआ था और हमेशा वो उनके साथ बातचीत कर रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन बोर्ड थी। आप मुझे बताएं कि कुरम की सिचुएशन हुई, अमन अमान की सिचुएशन हुई, आज तक सूबाई हुकूमत ने कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग्स किया? मुझे छोड़ दें, किसी भी अपनी इत्तेहादियों के साथ किया, कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई हो? कोहाट कुरम का इशू आया, मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा किया, हम कोहाट गए, मैं किसी के पास चल के गया, किसी को फ़ोन किया और हम इकट्ठे होकर मैं उनका मशकूर हूँ कि मेरे साथ गए। उसके बाद मैंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई सूबे के अमन के लिए। ये काम मेरा नहीं था, ये काम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस का था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इन चीज़ों के लिए फारिग ही नहीं है। अब मुझे बताया ना, डी खान है, मेरा भी ज़िला का भी ज़िला है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है। आप तो सारे दिन जो है एक्सरे निकाल रहे होते हैं मुराद अली शाह की कि आज मोटरसाइकिल चोरी हो गई, आज ढक्कन नहीं है, आज साइकिल नहीं है, आज मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया है। यहाँ पर हम रोज़ाना अपने फ़ौजों के जनाजे उठा रहे हैं, पुलिस के जनाजे उठा रहे हैं, और यहाँ पर तो कोई किसी से नहीं पूछता कि सूबाई हुकूमत कहाँ पर है, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं बहाल कर रही। यहाँ पर डी खान टांक, लकी बनू, साउथ वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में क्या चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए मैंने हमेशा ये कहा, मुझे बताया ना, एक सूबाई हुकूमत है जो कि 25 किलोमीटर का रोड, कुरम का रोड नहीं खोल सकती, कितने महीने हो गए। फिर ये बात कहते हैं कि जी ये बातें करते हैं। आप मुझे बताएं ना कि हक तो ये था कि सूबाई हुकूमत बैठी होती कोहाट में, वहाँ पर अपनी इंतजामिया के साथ बैठी हुई थी, वहाँ पर IGO, चीफ सेक्रेटरी और तमाम इंतजामिया अमूर के अफसरान को बिठाते और बोलते कि आए हमने रोड खोलना है। जो लोग 25 किलोमीटर रोड नहीं खोल सकते, जो अपने ज़िले में अमन काम नहीं कर सकते, वो देखें वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप मुझे बताएं कि लोगों को किसने आबाद किया, 40,000 लोग कौन लेके आए थे, कौन इनके लिए दफातर खोल रहे थे? तो प्रॉब्लम यह है कि इनका विल ही नहीं है। कभी इन्होंने असेंबली में डिस्कस नहीं किया कि हम कैसे लेके आएंगे, कभी काबीने में डिस्कस नहीं किया। साहब वो ये कहते हैं, एक तो जो आप ये कह रहे हैं ना कि जी वो दहशतगर्दी उनके ज़माने में बढ़ गई है, वो तो ये क्लेम करते हैं कि हमारी जब हुकूमत थी, यानी विफाक में जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो दहशतगर्दी का तकरीबन खात्मा कर दिया था। ये उसके बाद जो विफाक में दूसरी हुकूमत आई है, उसके बाद ये दहशतगर्दी बढ़ गई है। उनका मौक़िफ़ तो ये है। आप ज़रा सर्वे कर लें, वो तो जो कहते हैं वो तो कहते हैं, उनको तो पता ही नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। पहली बात तो है कि आप सर्वे कर लें, 2013 में इनके हवाले से ये सूबा पुरअमन सूबा हमने किया था जब ANP और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत इस सूबे में थी। उसके बाद जब बदअमनी बढ़ी सूबे में, तो फिर तो मसला ये है कि जब सिंध में भी हालात ख़राब थे, जब इमरान की हुकूमत थी, तो उसका इमरान ही जिम्मेवार था। फिर तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। उस वक्त तो आप हमें कहते थे कि पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी करते थे। सूबे की जिम्मेवारी 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस के पास होती है, जो कि चीफ मिनिस्टर होता है। आज मुझे बताएं कि जब बेदमनी हुई है तो ये क्यों हुई है, किस तरीके से हुई है, क्यों ये हमारे सूबे में बेदमनी, आज हमारी पुलिस को डिमोरलाइज क्यों किया गया है। आज मुझे बताएं कि एक हमारे सूबे के एक नाअहल वज़ीर आला को ये पता नहीं है कि वफाकी हुकूमत ने NFC अवार्ड में जो 1% पैसे देने थे, वो 500 अरब रुपए इनको, बल्कि 522 अरब रुपए अभी तक मिल चुके हैं। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जो कि पिछले साल तक जो हमें असम्बली में प्रोवाइड किया गया है सवाल के जवाब में, कि 499 500 अरब तक हमारी सूबाई हुकूमत को ये पैसे वॉर ऑन टेरर में मिले हैं। तो इन्होंने पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उनके लिए क्या गैजेट खरीदे हैं, असला खरीदा है, क्या बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदी हैं, क्या लैब्स बनाए हैं, क्या गैजेट्स उनको दिए हैं, क्या दिए, क्या आपने CTD को प्रोमोट किया है, उसको मजबूत किया, क्या किया। इसी तरीके से हमारे मर्जर ऑफ फाटा जो हुआ है, उसके जो पैसे आते हैं ये भी खा पी गए। आज मुझे फाटा, फॉर्मर फाटा के लोग जो मर्ज चुके हैं, वो इस चीज़ को रो रहे हैं कि रियासत ने हमारे साथ वादा किया था डेवलपमेंट का, जब डेवलपमेंट के पैसे इनके पास आते हैं ये उधर उधर उड़ा लेते हैं, फिर कहते हैं हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। सही है। मतलब चोरी भी, जो आप करप्शन और चोरी की जो बात करें, इस पर तो मैं कौन सा बात हूं, लेकिन ये जो आपने फरमाया कि कुरम का मसला इन्होंने ख़राब किया या इसको टाइम पे एड्रेस नहीं किया, आप नहीं समझते कि कुरम का जो इशू है ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू बन चुका है। ये महज 2 ग्रुप्स की लड़ाई नहीं थी, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि ये सिर्फ सूबाई हुकूमत इसको नहीं कर सकती थी। तो आप क्या खाली सूबाई हुकूमत को इल्ज़ाम दे सकते हैं कुरम के मामले को ख़राब करने का, और फिर अब वहाँ पर जो सूरत बेहतर हुई है, बंकर को मिसमार किया जा रहा है या वहाँ काफिले पहुँचना शुरू हुए, इसका क्रेडिट भी तो आप किसी हद तक सूबाई हुकूमत को देंगे ना सर?
देखिए, पहली बात तो है कि मामला क्यों ख़राब हुआ है। आपने ढील दी है तो ख़राब हुआ है ना। अगर आप ढील न दे तो ये कुरम का मसला ख़राब ना होता। फिर उसके बाद जब मैंने ऐलान किया कि मैं जा रहा हूँ तो सीएम पहले भागते हुए चले गया खुद कि मैं जा रहा हूँ। मैं कहा बिल्कुल और दम जाए, अच्छी बात है। जब मैं ऐलान करता हूँ कम से कम आपको कुछ ख्याल आता है तो आप भाग जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने APC की, फिर कहते हैं ये क्यों APC कर रहे हैं। भाई मैं आपके कहने पे चलूँगा, मैं आइन और कानून के मुताबिक चलूँगा। आइन आवाम के लिए है। मैं इधर अगर बैठा हूँ, मैं इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं यहाँ पर सोने के लिए आया हूँ। और मैं इनको बिल्कुल जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आप देखेंगे हम करेंगे। अगर यही सवाल हमसे मीडिया करती थी कि अगर सूबाई हुकूमत नहीं करी तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही हैं, तो उनको मैंने इकट्ठा किया। मैं उनको मशकूर हूँ, हमने APC की। लेकिन ये इतने हद तक क्यों बढ़ा, पहली बात तो ये है ना। अच्छी बात है कि जा रहा सामान, मैं इस पर नहीं हूँ कि अमन ना हो, सामान ना जाए, लेकिन बात यह कि क्यों इस चीज़ को इतना तोल दिया गया कि यहाँ तक नौबत आई कि आपकी रेट वहाँ पर नहीं है, आप रोड नहीं खुलवा सकते, आपका नावाइयों में जो है वो करते हैं। अभी भी 1500 से 2000 वहाँ पर जो हमारे भाई हैं वो फंसे हुए हैं, जिन्होंने बैरून मुल्क सफ़र करना है, जिनकी नौकरियाँ थी, जिनकी मजदूरी है, वो वहाँ से आ नहीं सकते हैं। या अकानवाई तो आप भेज रहे हैं, कुछ खुराक भेज रहे हैं, कुछ आप चीज़ें भेज रहे हैं। मेरे अंडर रेड क्रिसेंट अथॉरिटी थी जिसका हमने यहाँ पे IDPs कैंप्स लगाए हुए थे, टेम्परेरी IDPs, जहाँ पर हम 2 टाइम का खाना भी दे रहे थे, हमने गर्म कपड़े भी दिए, हमने टेंट्स भी दिए। मुझे बताया नहीं IDPs के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। लिहाजा प्रॉब्लम ये नहीं है, हम कहते हैं करें सूबे की तरक्की के लिए, सूबे के अमन के लिए। मेरा ज़ाती मुखालिफ क्यों ना हो, मेरा पॉलिटिकल मुखालिफ क्यों ना हो, मैं सूबे के अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए किसी साथ भी सियासत नहीं करूँगा। लेकिन कम अज़ कम उनको बताऊँगा कि आपकी जिम्मेवारी है कि आपको अगर गलती से कोई मैंडेट मिल भी गया है तो आपने काम करना है। सही है। लेकिन गवर्नर साहब, आपने जो अभी शुरू में कहा कि इन्होंने बाकी सियासी जमातों को साथ नहीं मिलाया, लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले जो हुकूमतें रही हैं PTI से पहले, वो स्प्लिट मैंडेट के साथ बनाई या इत्तेहादी हुकूमतें बनती रही हैं। अब यहाँ पर तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक हुकूमत बनी है। अगर आप इनको मखसूस नशस्तें दे दें तो फिर इन PTI को निकाल के बाकी पार्लियामान में नुमाइंदगी ना होने के बराबर बच जाती है। तो ऐसी सूरत में अवाम ने मैंडेट तो एक ही जमात को दिया है ना, इनके लिए इन पर कदगन तो नहीं है कि ये किसी और के साथ बैठे ना अखलाकी तौर पर कोई जवाब है? नहीं, अखलाकी बात अगर कहेंगे तो बिल्कुल बैठेंगे। आप देखें, अब आप कह रहे हैं कि 3 सूबों में तो इलेक्शन हराम था, सिर्फ KP में हलाल है। KP में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इनका जो इस वक्त सियासी मसीह है मौलाना फजल रहमान, वो कह रहे हैं मेरे हक पे डाका डाला गया है। अगर हक पे डाका डाला गया तो माल गनीमत तो PTI को मिला ना, किसी और को तो नहीं मिला ना। तो फिर मौलाना साहब को मौल गनीमत उनका जो बात कर रहे हैं पहले उनको वापस कर दें, उसके बाद फिर पता चल जाएगा इनके पास कितनी है। और मैं क्यों और हम क्यों इसको दे दें रिजर्व सीटें, इनका हक ही नहीं बनता। इनकी जमात ही नहीं थी, जो जिस जमात में शामिल हुए हैं उस जमात को वजूद नहीं था। उसका खुद जो अपना हेड है वो खुद जो है वो अपनी पार्टी के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा। और आप कहते हैं इनको आप जाके महसूस कोई रेवड़ियाँ जो हम इनको बांटें कि आप ये रेवड़ियाँ आप ले लें। लिहाजा बात यह है, आप अगर हमारे पास भी देखें, हमारे पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन हमने 18वीं तरमीम की, यूनिमसली पास की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया। एक इखलाकियात होती है कि आप अगर करते हैं, अगर इनके पास इतनी मेजॉरिटी थी, जब पश्तून जिनका था फिर क्यों इनको पड़ी हुई थी, फिर हमें क्यों बुला रहे थे? क्या सूबे के अमन के लिए इकट्ठे हों? हुए थे ना, बुलाया था अपने घर पर। तो जब ये चीज़ें थी तो हमने भी सूबे के अमन के लिए हमने कहा चलो जो कुछ भी है, पहली दफ़ा हम CM हाउस गए अपने सूबे के अमन के लिए, उसके लिए। फिर उसके पास भी उस वक्त इनके पास मेजॉरिटी थी, फिर ना बुलाते, खुद कर लेते। फिर ये इतने फंदे खाने, फिर चीज़ें खुद कर लेते। लिहाजा चीज़ ऐसी नहीं होती हैं। अगर इनके पास मेजॉरिटी है, चलो इनके पास मेजॉरिटी ना बुलाएं किसी को भी, जाके अपने ज़िले में अमन कायम कर लें, जाके टांक में, वज़ीरिस्तान में, बनू में, लकी में जो चीज़ें हो रही उसको कायम कर लें। एक दिन भी आपने सुना है कि इन्होंने अमन अमान के लिए कोई मीटिंग कॉल की हो? कभी इन्होंने किया? इन लोगों ने तो हमेशा मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया है। 40,000 बंदा कौन लेके आया था? कौन कह रहा था कि हम इनके दफातर भी खोलेंगे? आज वहाँ से अगर अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो क्या इन्होंने कोई आवाज़ उठाई है? ये तो कहते हैं हम डायलॉग करना चाहते हैं। एक शख्स, एक मुल्क हमारे ऊपर हमलावर होते हैं, उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है और आप कहते हैं कि हम उसके ऊपर जो है उनसे मुज़ाकरा करें। बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। जो पाकिस्तान के आइन को, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। कल आप जब एक ही कमरे में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मौजूद थे तो मैंने सुना है कि बड़ा गर्मजोशी के साथ आपका मुसाफा हुआ है, बड़े खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ है, ये खबर दुरुस्त है? नहीं, मैं आर्मी चीफ साहब की दावत पे गया था, मैं उनके साथ मौजूद था। कोई ऐसा हमारी गर्मजोशी के साथ कोई मुसाफा नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गलत जरा है आपका, गलत जरा है। बहुत शुक्रिया फैजल करीम कुंडी साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे और आपने देखा कि सूबे के हवाले से, अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से कल जो एक बहुत अहम मुलाकात हुई है उसके हवाले से, और फिर कुरम की सूरत हाल, इन तमाम चीज़ों पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ये आज का प्रोग्राम था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।